हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर को हम पढ़ रहे हैं। आज हम भारत में हुए फ्रांसीसी ब्रिटेन के मध्य कर्नाटक युद्धों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यापार से प्रारंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गई। जब मुगल सत्ता क्षीण हो गई तथा दक्कन के सूबेदार कंपनियों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए तो कंपनियों ने रक्षा करने के लिए स्वयं ही खड़ग उठाई। इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापार से अधिकाधिक लाभ कमाना था। यह तभी संभव था जब उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाए तथा दूसरी कंपनी मार्ग से हट जाए, अर्थात वे अपना माल सस्ते से सस्ता खरीद सकें। ये सब तभी संभव था जब देश पर कुछ न कुछ राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हो जाए। 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे तथा जो ही यूरोप में उनका आपसी युद्ध प्रारंभ होता, संसार के प्रत्येक कोने में जहां ये दोनों कंपनियां कार्य करती थी, आपसी युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रारंभ हुआ। इस समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पौंडीचेरी में था तथा मसोलीपट्टनम, कारिकाल, माही, सूरत, चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की प्रमुख बस्तियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थी तथा अनेक उप कार्यालय थे। आइए प्रथम कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जो लड़ा गया था 1746 से 1748 के मध्य। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, जो 1740 में प्रारंभ हुआ था, विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। डुप्ले ने, जो 1741 से पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर जनरल था, मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डाने से सहायता मांगी। ला बोर्डाने ने 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल तट, मद्रास के पास के तट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अंग्रेजी नौसेना को परास्त किया। मद्रास को जल तथा थल दोनों ओर से फ्रांसीसियों ने घेर लिया। 21 सितंबर को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धबंदियों में क्लाइव भी था। लॉर्ड बुडाने का विचार था इस नगर से फिरौती लेने का था, परंतु डुप्ले नहीं माना। ला बुडाने ने एक अच्छी राशि के बदले नगर लौटा दिया, परंतु डुप्ले ने इसको स्वीकार नहीं किया तथा नगर पुनः जीत लिया। परंतु वह फोर्ट सेंट डेविड, जो पौंडीचेरी से केवल 18 मील दक्षिण में स्थित था, उसे जीतने में असफल रहा। दूसरी ओर एक अंग्रेजी स्क्वाड्रन रियल एडमिरल बोस्कावे के नेतृत्व में पौंडीचेरी को घेरने का असफल प्रयत्न किया। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो सेंट थोमे युद्ध के लिए 1748 में लड़ा गया था, उसके लिए प्रसिद्ध है, स्मरणीय है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। झगड़ा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ। नवाब ने दोनों कंपनियों को लड़ते हुए देखकर उन्हें आज्ञा दी कि वे युद्ध बंद करें तथा देश की शांति भंग न करें। डुप्ले ने मद्रास को जीतकर नवाब को दे देने का प्रस्ताव किया था, परंतु जब डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो नवाब ने अपनी मांग स्वीकार करने के उद्देश्य से अपनी सेना भेजी। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे के स्थान पर पराजित कर दिया। कैप्टन पैराडाइज की इस विजय ने विदेशी यूरोपीय अनुशासित सेना की ढीली तथा असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को स्पष्ट कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। एक्सला चापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया।
युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। स्थल पर फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे। डुप्ले ने अपनी असाधारण दक्षता तथा राजनीति का प्रदर्शन किया। यद्यपि अंग्रेजी पौंडीचेरी को नहीं जीत सके तो भी इस युद्ध से नौसेना का महत्व स्पष्ट हो गया और इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि फ्रांसीसी विजय हुए। आइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो लड़ा गया था 1749 टू 54, 1739 से लेके 1754 के मध्य। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी थी। उसने फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के उद्देश्य से भारतीय राजवंशों के परस्पर झगड़ों में भाग लेने की सोची। मालेसन ने इस स्थिति का वर्णन यूं किया है कि महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, परस्पर द्वेष बढ़ गए। जब बढ़ते हुए प्रभाव की आकांक्षाएं द्वार खटखटा रही थी तो उन्हें यूरोपीय शांति से क्या लेना देना। यह सुअवसर हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण हुआ। भारत में जो फ्रांसीसी और इंग्लैंड में जो लड़ाई हुई उसका मूल कारण कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारों का संघर्ष था और दोनों ही जगह पे हैदराबाद और कर्नाटक में इन लोगों ने अलग अलग गुट को सहायता दी। आसफ जहां, जिसने दक्षिण में लगभग स्वायत्ततापूर्ण राज्य बना लिया था, 21 मई 1748 को स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चांदा साहब के बीच विवाद था। अनवरुद्दीन का साथ दिया अंग्रेजों ने और चांदा साहब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। शीघ्र ये दोनों विवाद एक बड़े विवाद में परिवर्तित हो गए। हमें दलों के बनने तथा टूटने की क्रिया का प्रदर्शन मिला। डुप्ले ने इस अनिश्चित अवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची तथा मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी तथा चांदा साहब को कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन देने की बात सोची। अपरिहार्य रूपेण अंग्रेजों को नासिर जंग तथा अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा। डुप्ले को अद्वितीय सफलता मिली। मुजफ्फर जंग, चांदा साहिब तथा फ्रेंच सेनाओं ने 1749 के अगस्त मास में वेल्लोर के समीप अंबूर के स्थान पे अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया। दिसंबर 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया तथा उसने अपने हितकारियों को बहुत से उपहार दिए। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया गया। उत्तरी सरकारों के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों के दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के अध्यक्षता में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। 1751 में चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। डुप्ले इस अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। फ्रांसीसियों के लिए प्रतिकर्ष एंटी क्लाइमैक्स आने पर देर नहीं लगी। स्वर्गीय अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। फ्रांसीसी तथा चांदा साहब मिलकर भी त्रिचनापल्ली के दुर्ग को नहीं जीत पाए। अंग्रेजों की स्थिति इस फ्रेंच विजय से डामाडोल हो गई थी। क्लाइव ने, जो त्रिचनापल्ली के फ्रांसीसी घेरे को तोड़ने में असफल रहा था, त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट को केवल 210 सैनिकों की सहायता से जीत लिया। चांदा साहिब ने 4000 सैनिक भेजे परंतु अर्काट को पुनः नहीं जीत सके तथा क्लाइव ने 53 दिन इस सेना का प्रतिरोध किया। फ्रांसीसियों की प्रतिभा को इससे अनंत क्षति पहुंची। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया तथा जून 1752 में घेरा डालने वाली फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। चांदा साहब भी धोखे से तंजौर के राजा ने हत्या कर दी। चांदा साहब की भी हत्या हो गई। त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसी हार से डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश हो गया और फ्रांसीसी कंपनी के डायरेक्टरों ने इस युद्ध में हुई धन की हानि के लिए डुप्ले को वापस बुला लिया।
1754 में गोडेयू को भारत में फ्रांसीसी प्रदेशों का गवर्नर जनरल तथा डुप्ले का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। 1755 में दोनों कंपनियों के बीच एक अस्थायी संधि हो गई। इस प्रकार इस झगड़े का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा। स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हो गई थी तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया था, परंतु हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी सुदृढ़ अवस्था में थे तथा उन्होंने सूबेदार सालार जंग से और भी अधिक जागीर प्राप्त कर ली थी। उत्तरी सरकारों के महत्वपूर्ण जिले उनकी वार्षिक आय 30 लाख रुपया थी और फ्रांसीसी कंपनी को अर्पण कर दिए गए थे। एक दूसरे युद्ध से फ्रांसीसियों की प्राथमिकता को ठेस पहुंची तथा अंग्रेजों की स्थिति दृढ़ हो गई। आइए अब हम तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आइए कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756-63 के बारे में विस्तार से जानें। इसके कारणों में जैसा कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होते ही भारत में भी ये दोनों कंपनियां लड़ने लगी। ऑस्ट्रिया एवं प्रशा का सप्तवर्षीय युद्ध और ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस एवं प्रशा का साथ इसमें ब्रिटेन ने दिया। जैसे ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है, भारत में भी ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसमें ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति लिली था। यह युद्ध भी यूरोपीय संघर्ष का ही एक भाग था। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ होते ही भारत में दोनों कंपनियों के बीच शांति समाप्त हो गई। उधर सरकार ने अप्रैल 1757 में लाली को भारत भेजा। लगभग 12 मास की यात्रा के पश्चात वह अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। इसी बीच अंग्रेज सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे, जिसके कारण अंग्रेजों को अपार धन मिला, जिससे वे फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करने में सफल हुए। लाली ने 1758 में ही फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। उसके पश्चात उसने तंजौर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उस पर 56 लाख रुपया शेष था। यह अभियान असफल रहा, जिससे फ्रांसीसी ख्याति को हानि पहुंची। इसके पश्चात लाली ने मद्रास को घेर लिया, परंतु एक शक्तिशाली नौसेना के आने पर उसे यह घेरा उठाना पड़ा। लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके कारण वहां फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। दूसरी ओर पोकाक के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़े ने डास के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया तथा उसे भारतीय सागर से लौट जाने पर बाध्य किया। इसमें अंग्रेजी विजय स्पष्ट हो गई तथा 1760 में सर आयरकूट ने वॉन्डिवोश के स्थान पर फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। बुस्सी युद्धबंदी बना लिया गया। जनवरी 1761 फ्रांसीसी पूर्ण पराजय के पश्चात पौंडीचेरी लौट आए। अंग्रेजों ने इसे भी घेर लिया तथा 8 माह पश्चात फ्रांसीसियों ने इस नगर को भी शत्रु के हवाले कर दिया। शीघ्र ही माही तथा जिंजी भी इनके हाथ से निकल गए। इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का नाटक समाप्त हो गया तथा फ्रांसीसी हार गए। इस प्रकार से युद्ध का तीसरा दौर पूर्ण रूपेण निर्णायक सिद्ध हुआ। यद्यपि युद्ध के अंत में 1763 में पौंडीचेरी तथा कुछ अन्य प्रदेश उन्हें लौटा दिए गए, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकती थी तथा भारत में उनका एक तरह से समूल नष्ट हो गए थे। आइए अब हम फ्रांसीसियों के पराजय के पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझे रहना। फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो उसके लगातार यूरोप में जैसे इटली, बेल्जियम, जर्मनी में अपने प्रयास बढ़ाना शुरू कर रही थी। इस वजह से वो भारत पे कम ध्यान दे पा रही थी। दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नताएं, ये इसके लिए भी ये शासन प्रणाली को ढोसी, जो फ्रांस की शासन प्रणाली थी वो घटिया शासन प्रणाली थी, जबकि जो फ्रांसीसी सम्राट सरकार थे स्वेच्छाचारी थे, सम्राट के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता था। लुई 14वें के काल में ही इस प्रशासन की कमजोरियां स्पष्ट हो गई थी, जबकि इंग्लैंड एक जागरूक अल्पतंत्र राज्य रहा था और संवैधानिक व्यवस्था बहुत वहाँ पे मजबूत थी। दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नता, अगर इन दोनों कंपनियों की चर्चा करें तो ये फ्रांसीसी कंपनी सरकार का ही एक भाग थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र उसकी भूमिका थी। नौसेना की भूमिका,
इस युद्ध में ये सिद्ध हो गया कि जो ब्रिटिश नौसेना है वो सर्वोपरि है। बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव, इस समय तक प्लासी का युद्ध हो चुका था और बंगाल से उनको काफ़ी सारा अपार धन मिला था। उसका प्रयोग इन कर्नाटक, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसमें उन्होंने भरपूर रूप से किया। दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व है। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था। डुप्ले का उत्तरदायित्व है। डुप्ले एक उत्तम नेता होते हुए भी फ्रांसीसियों की हार के लिए उत्तरदायी है। वह राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना उलझ गया कि उसने झगड़ों के कुछ पक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने कंपनी के व्यापार तथा वित्तीय पक्षों की अवहेलना की, अतः उनका जो व्यापार पहले से बहुत अधिक नहीं था और भी कम होता गया। तो इस प्रकार अंततः इन कर्नाटक युद्धों में अंतिम रूप से विजय अंग्रेजों की हुई।